तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव की डेट शीट आ गई है। जी हाँ, डेट शीट आ चुकी है। नेताओं के एग्जाम है, अब डेट शीट आ गई है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, हम इन चुनावों को ना आप मिनी इंडिया का इलेक्शन भी कह सकते हैं, मिनी इंडिया, क्योंकि इन चुनावों में भारत की 19% आबादी, मतलब पूरे भारत का 5वां हिस्सा वोट डालेगा। क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो भारत के 10% भूभाग, 10% हिस्से पर चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चरण में चुनाव पश्चिम बंगाल में, 8 चरणों में चुनाव, और नतीजे 2 मई को आएंगे। 2 मई 2021 रविवार का दिन चुनाव के ऐलान के साथ बंगाल में राजनीतिक खेला शुरू हो गया है। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, पहले ये आपको सुनना चाहिए। এপ্রিলে 6 মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন। আমাদের যে আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে। क्या ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होगे, कहती हैं बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं, और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। जी हाँ, कहा जा रहा है बार बार खेला होवे, मतलब सबसे बड़ा खेला कह लीजिए आप, मिनी इंडिया का सबसे बड़ा खेला। 2021 के चुनावों में सबसे दिलचस्प चुनाव है पश्चिम बंगाल का। देखिए, बीजेपी मानती है कि बंगाल जीते बिना पार्टी का स्वर्ण युग नहीं आ सकता है। बंगाल जीते तो देश। इसलिए आज आपको जानना चाहिए कि बंगाल में कौन कौन से मुद्दे जिनके आधार पर बंगाल के लोग ये तय करेंगे कि किसे वोट दें और किसका विरोध। ये देखिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है, ये एक तरीके से आपको समझाने के लिए हमने ना एक मुद्दों का पेड़ बनाया है। ये मुद्दों का पेड़ है और इसमें जो फल है ना, ये सारे आप समझ लीजिए फल हैं। और अब इन मुद्दों का फल किसको मिलेगा, ये अब आप तय करिए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का, ठीक है ना, CAA, बागी फैक्टर, रेबल फैक्टर, NRC, हिंसा, बमबाजी, वो तमाम चीजें हैं, भ्रष्टाचार का, टोलाबाजी, कटमनी और जय श्री राम, मतलब ये तमाम वो मुद्दे हैं। ये मुद्दों का पेड़ था और इस पेड़ का फल किसको मिलेगा। वैसे बंगाल चुनाव में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो आप जानते हैं, जय श्री राम। श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का नारा जय श्री राम, जय श्री राम इन दिनों बंगाल के चुनाव में सबसे अधिक गूंज रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए जय श्री राम। उनसे राम राम करके यहाँ पर जय श्री राम करने आए हैं। बीजेपी का हर बड़ा नेता पश्चिम बंगाल के चुनावी मंच से जय श्री राम का नारा जरूर लगाता है। कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल का विधानसभा चुनाव अगर एक युद्ध है तो जय श्री राम बीजेपी का युद्ध घोष। और इस युद्ध घोष से जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का जुनून बढ़ रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ रही है।
राम के नाम से कोई परहेज नहीं है। परहेज इस बात से है कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स के बीच में क्यों लाते हो, आप बार बार ये चीज क्यों करते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसको आपने एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया बीजेपी ने। ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दीदी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाती है, लेकिन अमित शाह का मानना कुछ और है। निश्चित रूप से जय श्री राम बंगाल में कोई धार्मिक नारा नहीं है। जय श्री राम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ आक्रोश है। ममता बनर्जी को डर है कि बीजेपी का राम कार्ड पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है। पश्चिम बंगाल में 70% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। ऐसे में अगर हिंदू मतदाता बीजेपी के साथ चले गए तो टीएमसी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। दीदी 2019 के चुनावी आंकड़े भूली नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिले। आज अगर बंगाल में जय श्री राम बड़ा मुद्दा है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी हैं। अब वो कैसे, इसे समझिए। इसी महीने हुगली में राम नाम का मास्क बांटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसी वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में सरकारी कार्यक्रम हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक मंच पर थे। वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता दीदी नाराज हो गई। नाराजगी इतनी थी कि भाषण देने से भी मना कर दिया। 4 मई 2019 को वेस्ट मिदनापुर में ममता बनर्जी का काफिला जा रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। ममता दीदी गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ आगे बढ़ी। अब राम नाम से दीदी अगर इतना चिढ़ेंगी तो विरोधी पार्टी होने के नाते बीजेपी चिढ़ाने का मौका कैसे छोड़ेगी। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आपके पास ब्लॉक लेवल पर और गांव में और मोहल्ला लेवल पर अभी कार्यकर्ता नहीं है। ममता जी चुपचाप एक बार ओपन जीप में बैठकर हर जगह से जय श्री राम सुनने को मिलेगा उनको। बस वो उतरकर उनको मारने दौड़, इतना ही दिख रहा है। दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी के कई फैसलों से भी हिंदू समुदाय में आक्रोश है और जनता का यही आक्रोश बीजेपी का राम बाण बन चुका है। पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। बड़ा मुद्दा है जय श्री राम का। 2 मई को पता लगेगा कि बंगाल के लोग किसको जय श्री राम कहते हैं और किसको राम राम कर देते हैं। देखिए, एक और दूसरा बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं ना ममता बनर्जी पर, इसलिए दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है मुसलमान। बंगाल में 2,47,00,000 मुसलमान मतदाता हैं। करीब 27% आबादी है। बंगाल की 294 सीटों में से ये कहा जाता है कि करीब 100 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। और मुस्लिम वोटों की दावेदारी की सबसे बड़ी लड़ाई आप जानते हैं टीएमसी, आईएसएफ, लेफ्ट, कांग्रेस गठबंधन और ओवैसी की पार्टी में। मतलब वोट बंट भी सकता है वैसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में मुसलमान दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भी है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी। लेकिन इस बार मुसलमान किसके लिए किंग मेकर बनेंगे और किसके लिए मुसीबत मेकर। 10 साल की ममता बनर्जी की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। लेकिन इस बार उनके इस मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा सेंध लगने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल की राजनीति में उतर चुके हैं। साथ ही पिरजादा सिद्दीकी पहली बार जो बंगाल के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं, चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं एक गठबंधन के साथ। उसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट भी मुस्लिम वोट बैंक पे अपना दावा करते रहे हैं। ऐसे में ये सब भाईजान मिलकर ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আমার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করেছে। मुस्लिम ध्रुवीकरण के केंद्र माने जाने वाले ओवैसी और पीरजादा ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना ममता की सबसे बड़ी चुनौती। इसके लिए मुस्लिम वोटों की सभी दावेदार पार्टियों को बीजेपी का सहारा है। सभी एक ही डर से मुसलमानों को डरा रहे हैं कि बटे तो बीजेपी आ जाएगी।
तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है। तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है। तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। मुसलमानों को डराने के लिए विपक्ष के पास बीजेपी का नाम और बीजेपी की कई नीतियां हैं। राम मंदिर है, नागरिकता कानून है, एनआरसी है, अवैध घुसपैठ है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? जम्मू कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की 46 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। 16 सीट पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, 33 सीट पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 50 सीट पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। पीरजादा सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट, टीएमसी और ओवैसी की एआईएमआईएम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले हैं और इससे तय है कि इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब मुस्लिम वोट किसको मिलेगा, किस किस को मिलेगा, किस किस में बटेगा? टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, फुरफुरा शरीफ वाले एक और हैं और एक ओवैसी साहब की भी एंट्री हो चुकी है। तो इस तरीके से आप समझिए दावेदार बढ़ गए हैं मुसलमान वोट की। इसी को बीजेपी अपनी एज मान रही है कि बढ़ जाएगा वोट और शायद बीजेपी आगे निकल जाए। बहरहाल एक और सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं, हिंसा, बमबाजी, पत्थरबाजी, सबसे खूनी चुनाव आप इसको कह सकते हैं। टीएमसी के मंत्री पर बम से भी हमला हो चुका है, वहां पर भी बम फट चुका है, बीजेपी के नेताओं पर अटैक हो चुका है। हम तो बंगाल में कश्मीर जैसी पत्थरबाजी भी दे चुके हैं। तो फिर हिंसा का फायदा किसे मिलेगा? बमबाजी से जीतेंगे बंगाल? ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन जिस जान लेने की राजनीति के शिकार हुए वो बंगाल की राजनीति का चरित्र है और बंगाल को इस हिंसा की राजनीति से निकालना प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा। ऐसा जो टॉक्सिक जहरीला माहौल है वो और कहीं इससे पहले देखने को नहीं मिला। बंगाल की राजनीति में एक हिंसा की संस्कृति आई है जो बंगाल की संस्कृति हो नहीं सकती। जाकिर हुसैन 17 फरवरी को मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट के शिकार हुए थे। उनके अलावा 20 और लोग इस धमाके में घायल हुए। ममता ने आरोप लगाया था कि इस ब्लास्ट के पीछे बीजेपी का हाथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल सीआईडी ने इस केस में एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज किया है, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और प्रशासन और पुलिस को पॉलिटिसाइज किया है। मुर्शिदाबाद में ममता के मंत्री ब्लास्ट के शिकार हुए, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा हुई। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। ये बंगाल का रक्त चरित्र है और बंगाल का इतिहास ही बताता है कि चुनाव करीब आते आते ऐसी घटनाएं बढ़ने लगेंगी। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में लगभग 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। वहीं एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2018 के पंचायत चुनाव के बाद से लगभग 102 नेताओं की हत्या हुई है। वहीं साल 1999 से 2016 तक औसतन हर साल 20 राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई है। आज बंगाल में चुनाव के वक्त टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई में लोकतंत्र का खून बह रहा है। बीजेपी से पहले टीएमसी और वाम में कत्लेआम मचा था।
2009 में लेफ्ट फ्रंट ये दावा करती रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की और ये वो दौर था जब सिंगूर आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी बेहद मजबूत हो रही थी। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा पर लेफ्ट फ्रंट के शासन पर यह आरोप लगाती रही है कि 1990 में उनकी सरकार जब थी तब लगभग 400 कार्यकर्ताओं की हत्या लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने की। और ममता से पहले राजनीतिक हिंसा की ये लड़ाई वाम मोर्चा और कांग्रेस में थी। 1989 में तत्कालीन सीएम ज्योति बसु ने विधानसभा में कहा था कि उस साल हिंसा में लेफ्ट के 34 और कांग्रेस के 19 कार्यकर्ता मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके अलावा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, घुसपैठिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ये 3 कोर मुद्दे हैं। देखिए, NRC से घुसपैठियों को भगाना है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट है, और CAA से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देनी है जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है पड़ोसी मुल्कों में। ममता बनर्जी की सरकार NRC और CAA के खिलाफ है क्योंकि बीजेपी ऐसा दावा करती है कि घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर बंगाल में बसाया गया, जबकि बीजेपी ने वादा किया कि बंगाल में चुनाव जीते तो घुसपैठिए नहीं बचेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता के लिए और इंतजार नहीं करना होगा। CAA पर वोट करेगा बंगाल। जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभाल। बंगाल विजय के लिए बीजेपी अपने तरकश से CAA का अस्त्र भी चला चुकी है। ये वो अस्त्र है जिसकी बदौलत 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में बड़ी सफलता मिली थी और इस सफलता में बड़ा योगदान था मतुआ समाज का। मतुआ समाज के करोड़ों लोग वर्षों से बंगाल में रहकर भारत की नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। 11 फरवरी को जब अमित शाह मतुआ समाज के हेडक्वार्टर ठाकुर नगर पहुंचे थे तो उन्होंने मतुआ समाज से वादा किया था, सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतुआ समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि अमित शाह ने मतुआ समाज के लिए CAA लागू करने का जो ऐलान किया वो बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों था। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज की कुल आबादी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच है। विधानसभा की 40 से 50 सीटों पर इनका असर है। 10 लोकसभा क्षेत्र में 35 से 40% वोटर्स हैं। दावा किया जाता है कि ये कुल आबादी में 17% के करीब है। तो मतुआ समाज जो है वो 2 पार्टियों में बंट चुका है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। अक्सर हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समाज जिस पार्टी पर मुहर लगा दे उनका पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म करना या सरकार बनाना लगभग तय हो जाता है। मतुआ समाज को नागरिकता देने के लिए अगर बीजेपी खुलकर बैटिंग कर रही है तो इसकी बड़ी वजह इस नक्शे के जरिए समझिए। नक्शे में देखें तो कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जयनगर, इन लोकसभा क्षेत्रों में कौन जीतेगा इसका फैसला भी मतुआ समाज ही करता है। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। भारत माता की, भारत माता की। वणक्कम तमिलनाडु, वणक्कम कोयम्बटूर, प्रणाम to the dynamic people of the Congo region. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार
नमस्कार, देश हित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज चुनाव का ऐलान हुआ। इसमें असम की अहमियत पश्चिम बंगाल से जरा भी कम नहीं। बॉर्डर का राज्य है, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हमेशा रहता है। इसके अलावा असम उत्तर पूर्व में बीजेपी का एक ऐसा किला है जहां 5 साल के अंदर बीजेपी ने 5 से 60 सीटों का सफर तय किया है। 5 साल से सत्ता में भी है और अब 2/3 बहुमत से दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है बीजेपी। लेकिन मुद्दे क्या हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आपको बताया, बॉर्डर का राज्य है। उग्रवाद भी मुद्दा है। विपक्ष के लिए CAA और NRC मुद्दा है। राज्य में विकास और बाढ़ से मुक्ति भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जा रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है। 27 मार्च को 40 सीट, 1 अप्रैल को 39 सीट, 40 सीटों पर मतदान होगा। 2 मई को आएंगे रिजल्ट्स यानी नतीजे। अपमृत्यु काल मृत्यु घोर मृत्यु उग्र मृत्यु ज्ञान मृत्यु भूत मृत्यु महामृत्यु सप्तविध मृत्यु लक्षण कंटक दोष कलिकाल द्वारा दीर्घायुरारोग्य सिद्ध्यर्थम काम क्रोधादि समस्त दुर्गुण निवारण द्वारा दया क्षान्त्यादि आत्मगुण संपदभिवृद्ध्यर्थम। नागांव के महामृत्युंजय मंदिर में उद्घाटन पूजन की ये तस्वीरें असम में बीजेपी की चुनावी राजनीति का हॉलमार्क हैं। बीजेपी इस बार के चुनावी संग्राम में भी असम की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रण पथ पर चल रही है। टारगेट है 100 सीट। शाह श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली जाते हैं। बीजेपी असम की परंपरा के सम्मान का संकेत देती है। शाह कार्बी आंगलोंग जाते हैं। बीजेपी उग्रवाद मुक्त असम का संदेश देती है। पीएम मोदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करते हैं। बीजेपी विकास का दावा करती है। पीएम मोदी 1 लाख से ज्यादा रहवासियों को जमीन का हक देते हैं। बीजेपी इंसाफ का वादा करती है। सरकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न देती है तो बीजेपी असम की संस्कृति के सम्मान की रक्षा करती है। और 5 साल से असम की तस्वीर और तकदीर बदलने में जुटी बीजेपी के सामने इस बार के चुनाव में फिर वही ताकतें हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया है। इनका मुद्दा है CAA और NRC का विरोध और इन्हें आसरा है घुसपैठिए मुस्लिम वोटों का। अभी आसाम को हमने बाढ़ मुक्त बनाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है, आसाम को हिंसा से मुक्त बनाना है और आसाम और समग्र उत्तर पूर्व को देश का सबसे बड़ा GDP कंट्रीब्यूटर भी बनाना है। सत्ता के शॉर्टकट के लिए विपक्षी ताकतों ने भले CAA और NRC को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने पूरे असम से 1 लाख गमछे जमा करने का दावा किया, लेकिन असम में असली मुद्दे विकास और उग्रवाद से मुक्ति है, जिसका वादा बीजेपी कर रही है। 23 फरवरी को 2 दिन पहले ही 5 उग्रवादी संगठनों ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद, हेमंत विश्व शर्मा और तुलीराम जी के उपस्थिति में हथियार डाले। साल हमें एक मैंडेट दे दीजिए, हम आसाम के ये पूरे क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त बनाकर सिंचाई से युक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी का ये दावा यूं ही नहीं है। जिस असम में कांग्रेस के जमाने में उग्रवाद का बोलबाला था, उसी सूबे में 5 उग्रवादी संगठनों के 1040 उग्रवादियों ने बीजेपी सरकार के सामने हथियार डाल मुख्य धारा से जुड़ने का ऐलान किया। बीजेपी के लिए घुसपैठ मुद्दा है, विपक्ष के लिए CAA NRC मुद्दा है, बीजेपी के लिए सुरक्षा मुद्दा है, विपक्ष के लिए तुष्टीकरण मुद्दा है, बीजेपी के लिए विकास मुद्दा है, विपक्ष को मुस्लिम वोट से आसरा है।
और बीजेपी के लिए असम में चुनौती भी यही है, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्षियों का गठजोड़ हुआ है, उनका प्रभाव असम में मामूली नहीं है। 2016 में कांग्रेस और बदरुद्दीन अलग अलग चुनाव लड़े थे और तब कांग्रेस को 26 और AIUDF को 13 सीटें मिली थी। इस बार ये दोनों दल साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तब बीजेपी को 60 और AGP को 14 सीटें मिली थी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी 11 सीटें झटकी थी। बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती असम के वो 35% मुस्लिम वोटर भी हैं जो कम से कम 33 सीटों का नतीजा तय करते हैं। इनमें से कांग्रेस को 17 और बदरुद्दीन अजमल को 12 सीटें मिली थी। खासकर बराक घाटी के घुसपैठिए मुसलमानों और दक्षिण असम के इलाकों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आसाम से रुक करेंगे दक्षिण भारत का। केरल की 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल में लेफ्ट का शासन है, देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट सत्ता में। केरल में 5 साल लेफ्ट का शासन होता है, तो याद रखने वाली बात यह है 5 साल कांग्रेस का शासन होता है। 2016 में बीजेपी ने यहां सिर्फ 1 सीट जीती थी। अब की बार बीजेपी ने फिर से एड़ी चोटी का जोर लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आपको सबसे पहले आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि केरल में इस बार किन किन मुद्दों पर लेफ्ट, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी जंग होने वाली है। तो राजनीतिक हत्या एक बड़ा मुद्दा रहते हैं केरल में। सोना तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा लव जिहाद और कोरोना रोकथाम एक बड़ा मुद्दा है। सबरीमाला मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। केरल में कांग्रेस लगाएगी जीत की डुबकी। क्या केरल में बीजेपी का निकलेगा विजय रथ, या फिर केरल में लहराएगा लेफ्ट का लाल झंडा? दक्षिण भारत का यह राज्य विधानसभा सीटों के लिहाज से छोटा है, लेकिन दक्षिण के इस खूबसूरत राज्य की देश की राजनीति में भूमिका बड़ी है। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब केरल में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वहां की जनता नई सरकार को चुनेगी, ये जान लीजिए। राजनीतिक हत्या। पश्चिम बंगाल की तरह केरल में भी राजनीतिक हिंसा और हत्या की घटनाएं आम हैं। केरल के अलापुझा में बुधवार रात RSS के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। SDPI का संबंध देश विरोधी साजिश रचने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से है। यह हत्या उसी जगह हुई जहां कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने गए थे। तब भी उन्होंने राज्य में देश विरोधी संगठनों को बढ़ावा देने को लेकर केरल की लेफ्ट सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। हाल ही में अपनी एक रैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किस प्रकार की पोस्टरबाजी की थी। वे पोस्टरबाजी इस बात को साबित करती है कि उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी RSS या फिर इस देश के और केरल के प्रति किस प्रकार की है। हमें समय रहते इस प्रकार की साजिश के खिलाफ और जो साजिश का हिस्सा यहाँ की सरकार बन रही है। राजनीतिक हत्याओं को लेकर केरल का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। 2012 से 2019 तक 60 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। केरल में बीजेपी और RSS के दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या राजनीतिक कारणों से हो चुकी है। केरल को जीतने के लिए बीजेपी ने मेट्रो मैन E श्रीधरन पर दांव खेला है। हाल ही में श्रीधरन बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि बीजेपी उनकी साफ सुथरी छवि के जरिए केरल की सत्ता पाना चाहती है। लव जिहाद। केरल के चुनावी मुद्दों में एक मुद्दा लव जिहाद भी है। यहाँ की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहाँ की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे। लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। जनवरी महीने में केरल के एक चर्च ने दावा किया था कि ईसाई महिलाओं को लव जिहाद के जरिए आतंकवादी गतिविधियों में धकेला जा रहा है। पादरियों की एक संस्था ने तो राज्य सरकार पर लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया था। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में कांग्रेस की सत्ता नहीं है। केरल की सत्ता में लौटने के लिए राहुल गांधी अब दक्षिण भारत में ही दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड से सांसद हैं और वहां के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले दिनों केरल के मछुआरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने समंदर में डुबकी तक लगा दी।
केरल ही वो राज्य है जहां देश में सबसे पहला कोरोना का मामला सामने आया था। अब 1 साल बाद भी संक्रमण की रफ्तार के मामले में केरल देश में दूसरे नंबर पर है। केरल में इस वक्त कोरोना के 10.5 लाख मामले हैं, जिनमें से 9,92,000 ठीक हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना के जितने एक्टिव केस हैं, उनमें से 38% केरल में ही हैं। कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर भी विपक्ष केरल की विजयन सरकार पर हमलावर है। केरल की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार को पहले उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंसती थी, लेकिन आज दुनिया कोविड प्रबंधन में फेल होने के लिए केरल की सरकार पर हंस रही है। केरल में बीजेपी सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन धार्मिक आंकड़े उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। पूरे देश में हिंदू वोटरों के सहारे जीत का परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में चुनावी राह बहुत आसान नहीं, क्योंकि वहां पर आबादी का 45% ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.